नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में, जिसमें हम लेकर आए हैं जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो क्लास को। प्रश्न संख्या 1, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी काला या फिर ऑप्शन डी लाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आप याद रखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह नहीं हो पाता है, इसलिए अंतरिक्ष से काला दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो आप याद रखेंगे, तारों का टिमटिमाना किसका कारण है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्रश्न संख्या 3, किसी पिंड का भार शून्य कहाँ पर होता है? तो आपको बताना है किसी पिंड का भार शून्य कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर ऑप्शन डी समुद्र तल पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी के केंद्र पर। किसी भी पिंड का भार शून्य कहाँ पर होगा? तो यह पृथ्वी के केंद्र पर होगा, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर ध्रुवों की। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी भी पिंड का जो भार होता है वह होता है सर्वाधिक। तो याद रखेंगे, ध्रुवों पर किसी भी पिंड का जो भार होता है वह सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा पर किसी भी पिंड का जो भार होता है वह न्यूनतम होता है, न्यूनतम। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करेंगे कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर या पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पिंड के भार में कैसा परिवर्तन होगा? तो जो पिंड का भार होगा वह घटेगा। तो याद रखेंगे, चाहे पृथ्वी के तल से ऊपर जाएंगे या फिर पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर पिंड का जो भार होता है वह घटता है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वाहनों में गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वाहनों में गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों में गति मापने के लिए किया जाता है। बात करेंगे यहाँ पर ओडोमीटर की। तो ओडोमीटर का प्रयोग पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर याद रखेंगे, इस ओडोमीटर का प्रयोग होता है। अल्टीमीटर की बात करेंगे तो अल्टीमीटर का उपयोग विमान की ऊंचाई, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, उड़ते हुए विमान की। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, फ्यूज तार की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, ऑप्शन बी निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक या फिर ऑप्शन डी निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। फ्यूज तार की जो विशेषता होती है वह होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, याद रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ध्वनि की पिच या तीक्ष्णता जिसे कहते हैं किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, आयाम पर, तरंग दैर्ध्य पर या फिर उसके वेग पर। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति पर। ध्वनि की जो पिच होती है वह आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? प्रश्न संख्या 7, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय नियम पर। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अंग्रेजी में इसे एक्शन एंड रिएक्शन का नियम कहा जाता है।
बात करेंगे प्रथम नियम की, तो पूछा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है? तो बच्चा आप याद रखेंगे जगत्व की। न्यूटन का प्रथम नियम किसकी व्याख्या करता है? जगत्व की व्याख्या करता है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल का नियम। पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करते हैं। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में अक्रिय गैसेस जिसे नोवेल गैसेस कहा जाता है? आपको बताना है किस आवर्त सारणी के वर्ग में स्थित हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ग 18। वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैसें कहा जाता है। अक्रिय गैसों में बात करेंगे तो इसमें शामिल होती हैं हीलियम, जिसे He से डिनोट करते हैं, नियान शामिल होती है जिसे Ni से डिनोट करते हैं। आगे बात करेंगे इसमें शामिल होने वाली गैसों की, तो आर्गन शामिल रहती है जिसे Ar से डिनोट करते हैं, जिनान शामिल होती है जिसे Xc से डिनोट करते हैं, और गैसें की बात करेंगे तो इसमें क्रिप्टान होता है जिसे Kr से डिनोट करते हैं, और रेडान जिसे Rn से डिनोट करते हैं। ये सभी गैसें अक्रिय गैसें होती हैं और ये आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में स्थित रहती हैं। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बताना है किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। क्लोरीन की बात करेंगे और इसकी जो परमाणु क्रमांक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसे H से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 7, इसे N से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन को Cl से डिनोट करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 17। फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 9 और इसे जो डिनोट करते हैं वो करते हैं F से। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्लोरीन फूलों का रंग उड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी किसी भी चीज से कलर हटाना है तो क्लोरीन का प्रयोग करेंगे। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है और यह 78% पाई जाती है, याद रखेंगे, यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है और इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वह सर्वाधिक होती है, एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पर याद रखेंगे विद्युत ऋणात्मकता इसकी सर्वाधिक होती है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है और इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण हवा में किन गैसों की उपस्थिति होती है? तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोने का सोडा जिसे धोने का सोडा जिसे वाशिंग सोडा कहते हैं, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, Na2CO3 10H2O, इसको कहते हैं धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तांबा और टिन का, कॉपर और टिन का। तो याद रखेंगे। LPG सिलेंडर में गंध के लिए
क्या मिलाया जाता है? एलपीजी सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो आपको बताना है मीथेन, एथिल मरकप्टेन, क्लोरोफॉर्म या ईथर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिल मरकप्टेन। एथिल मरकप्टेन एलपीजी सिलेंडर में गंध के लिए मिलाया जाता है। मीथेन की बात करेंगे तो जिसका फार्मूला होता है CH4, याद रखेंगे। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहते हैं, याद रखेंगे। सोने को घोलने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। यह HCl और यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण होता है। इसके प्रयोग से एक्वा रेजिया बनाया जाता है। इसका जो अनुपात होता है वह 3:1 होता है, याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो 3:1 के अनुपात में होता है। आगे चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका फार्मूला क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है आप याद रखेंगे, H2SO4 होता है। H2SO4 होता है, याद रखेंगे। सिरका की बात करेंगे तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो याद रखेंगे CH3COOH, इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और यह जांघ में स्थित होती है। स्टेपेज की बात करेंगे तो यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यह कान की हड्डी होती है, कान में स्थित होती है सबसे छोटी हड्डी। बात करेंगे यहाँ पर टीबिया की, तो टीबिया पैर की हड्डी होती है, याद रखेंगे। ह्यूमरस की बात करेंगे तो यह बांह की हड्डी होती है। ह्यूमरस बांह की हड्डी होती है, यानी ऊपरी बांह की, जो कंधे से कोहनी तक होती है, यानी बांह की हड्डी होती है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का जो रक्त होता है वह लाल रंग का होता है। प्रश्न पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन में लौह धातु पाई जाती है, यानी हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, तो याद रखेंगे स्कर्वी। रेटिनॉल की बात करेंगे तो रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो बच्चा ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसकी कमी के कारण मनुष्य में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। बात करेंगे यहाँ पर थायमीन की, तो थायमीन रासायनिक नाम किसका है? तो यह है विटामिन B1 का। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है थायमीन। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? तो यह नाम है विटामिन डी का, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे तो यहाँ से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। एड्रिनल ग्रंथि की बात करेंगे तो यहाँ से एक एड्रिनल नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लगो और भागो यानी उगो और भागो के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण मनुष्य में घेंगा नामक रोग हो जाता है। बात करेंगे आयरन की, तो आयरन की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है जो वयस्कों में होता है। और बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की बात करेंगे तो इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है और इसे कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। तो याद रखेंगे विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को प्रतिजैविकी का जनक भी कहा जाता है। याद रखेंगे प्रतिजैविकी का जनक भी इन्हें कहा जाता है। बात करेंगे यहाँ पर एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर को प्रतिरोधी विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो याद रखेंगे एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, इन्हें प्रतिरोधी विज्ञान का जनक कहा जाता है। लुई पास्चर की बात करेंगे तो लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट कोच की बात करेंगे तो रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी और इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी और इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न का अध्ययन करेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस हिस्से में मौजूद आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होता है, जिसे लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है? आपको बताना है इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस हिस्से में मौजूद लैंगरहैंस की दीपिका में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय, जिसे पैंक्रियाज भी कहते हैं। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। तो ये रहे आज के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप वीडियो क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल सिद्ध हो।